हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ LRDI प्रैक्टिस सेट सीरीज। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्वांट बेस्ड पजल का एक सेट देने वाला हूं जिसको आप ट्राई करोगे और फिर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि कमिंग वेनेसडे को यानी 26 फरवरी को, जो कि शिवरात्रि का पर्व भी है, तो उस दिन मैं आप लोगों के लिए एक महा मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें हम कैट 25 के लिए कंप्लीट ग्राफ्स एंड चार्ट LRDI से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिटेल सेशन होने वाला है, काफ़ी हाई क्वालिटी सेट्स आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो यूट्यूब पे होम पेज पे या लाइव वीडियोस में जाके अपकमिंग में अगर आप देखोगे तो आपको ये सेशन दिख जाएगा। आपको इसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना है और अपना एक रिमाइंडर सेट कर देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के लिए जो सेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे मैंने कहा क्वांट बेस्ड पजल का ये सेट है और काफ़ी सारे मैंने और भी ऐसे सेट्स आगे प्रोवाइड किए। तो आज का ये हमारा शायद 5th या 6th नंबर का सेट है। तो आपने अगर आगे के सेट नहीं देखे तो उसको ज़रूर से ट्राई करना, एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और साथ में ये टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आज का मैं आपको सेट दिखाता हूँ। सबसे पहले दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो इससे पहले मैंने 4 सेट रिलीज किए और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका डेटा और ये टिपिकल कैट लेवल का सेट है। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा जैसा मैं हर बार करता हूँ। आप ट्राई करोगे और फिर आप सोल्यूशन को देखोगे और फिर उसके बाद में मुझे कमेंट्स में बताओगे ज़रूर से कि आपके कितने सही हुए और कैसा लगा आपको ये सेट। तो कुछ 8 फ्रेंड्स की बात है यहाँ पे। 8 फ्रेंड्स, मोहन, Mohit, Mandeep, and so on and so forth, each ordered a food item among idli, dosa, kulcha, veg thali and so on and so forth, right? अब उनके प्राइसेस एक्चुअल कॉस्ट आपको दिए हुए, तो उन्होंने जब देखा मेन्यू में तो प्राइसेस कुछ दिए हुए थे 30, 40, 50, 60 अप टू 100 इन एनी ऑर्डर। ये नोट करो। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कौन से आइटम का क्या प्राइस था, बट व्हेन दिस फ्रेंड्स वेंट ऑन द पेमेंट पेज ऑफ द ऐप एंड मेड द पेमेंट, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स वर एक्चुअली डिफरेंट। तो ड्यू टू हाई डिमांड, तो जैसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा काफ़ी बार, कोई या फ्लाइट टिकट्स है या ऐसी चीज़ें आप बुक करते हो, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे उनके साथ में फूड डिलीवरी ऐप में हुआ है। ठीक है, अब आगे कुछ आपको पॉइंट्स बताए हुए। द प्राइस ऑफ नो आइटम वॉज इंक्रीज्ड बाई मोर देन 20 रुपीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया ड्यू टू हाई डिमांड, मतलब कोई भी चीज़ की प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से नीचे नहीं गई है, वो या तो सेम रही होगी या तो बढ़ गई होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इंक्रीज 20 रुपीज़ का है और फिर आगे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप इसको पढ़ लो एक बार, फिर क्वेश्चन को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप चाहो तो वापस सेट पे आके उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ डोसा वॉज, तो कितना होगा इसमें से प्राइस, ये आपको बताना है। फिर सिमिलरली आपको पूछा है हु हैड ऑर्डर्ड वेज थाली। अब जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी आपके सामने ऐसा सेट आता है, 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। खास करके डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जब आप पढ़ रहे हो तो कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल है जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बाद में बार बार रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिफाई करो। ऑफ कोर्स जब मैं सेट सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट्स वापस से आपको एक बार बताऊंगा, बट अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना खुद से शुरू कर दिया तो वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। एंड फिर उसके बाद में आप आइडेंटिफाई करोगे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मुझे केसलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है तो मुझे उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या कैसे हेडिंग्स के साथ में टेबल बनाऊंगा, कौन से पैरामीटर को मुझे कंसिडर करना है, और उसके बाद में आता है जो भी आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसमें से आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। LRDI के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है द एक्चुअल प्राइस ऑफ बर्गर एंड इडली टुगेदर वॉस, तो इसका आपको प्राइस भेजा है। ठीक है, तो ये सेट को आप दोपहर में 1 बजे या शाम को 8-9 बजे मत करना, नहीं तो पक्का आप ये सेट छोड़ के कुछ ऑर्डर करने बैठ जाओगे, तो वो ध्यान रखना। यस, एंड लास्ट वन, द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मंदार्स अकाउंट वॉज, तो कितना अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट हुआ था। तो 4 क्वेश्चन का ये सिंपल सा सेट है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखे उससे पहले दोस्तों आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में। तो आप लोगों ने अब तक मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, राइट। तो अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप मेरे गाइडेंस के अंडर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माई कोड SHART10। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जब आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा
और आप पूरा क्वांट, पूरा LRDI मेरे साथ में कर सकते हो। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे और एडुकेटर है, तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। साथ में टेस्ट सीरीज, GDPI प्रेप, ये सारा इसमें आ जाता है, तो आप इसको भी ज़रूर से एक्सप्लोर करना। अब वापस हम सेट पे आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेट को ट्राई कर लिया होगा। टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप पॉज करके कर सकते हो। अब मैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, आइटम्स के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइसेस के वैल्यूज हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि 30 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक प्राइसेस एक्चुअल कॉस्ट थी, ठीक है। जो मेन्यू में प्राइसेस के आइटम दिए थे वो एक्चुअल कॉस्ट है, तो वो ये 30 से लेके 100 तक है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 सारे वैल्यूज है। लेकिन जो एक्चुअल फाइनल पेमेंट उन्होंने पे किया है, फाइनल कॉस्ट जो है, ठीक है, जब वो पेमेंट पेज पे गए तो वो 50 से शुरू हो रहे हैं। 50, 60, 70, 90, 100 एंड 110, 110 तक जा रहा है। अच्छा, कौन से वैल्यू नहीं है, तो 50, 60, 70, 80 नहीं है, देखो, तो एक वैल्यू 80 नहीं है यहाँ पे, है ना, एंड 110 तक है। तो इससे भी हमें यहाँ पे क्लू मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा है द प्राइस ऑफ नो आइटम वॉज इंक्रीज बाय मोर देन 20 रुपीज। तो गाइस सीधा सीधा आप बता सकते हो कि जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 थी उसकी फाइनल कॉस्ट क्या होगी, 50 ही हो सकती है। वो 60, 70 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 20 रुपए से ज्यादा किसी की भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। सिमिलरली जो जिसकी प्राइस 40 रुपीज थी उसकी प्राइस क्या हो सकती है, उसकी 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जिसकी प्राइस 90 है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या होगी, तो उसकी 90 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, ठीक है। बट कोई एक आइटम की कॉस्ट 110 है, फाइनल कॉस्ट 110 है, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो सकती है, जिस आइटम की फाइनल कॉस्ट 110 है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो सकती है, तो 100 या 90 ही हो सकती है, वो 80, 70 नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। अब हमें कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये ध्यान में रखना था कि अलग अलग स्टार्टिंग कॉस्ट है और फाइनल कॉस्ट अलग है। मैक्सिमम 20 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है, कुछ आइटम की कॉस्ट सेम भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आगे पढ़ता हूँ तो मुझे ये कुछ और पॉइंट्स दिए, जैसे ये पॉइंट बहुत ही सीधा सीधा दिया हुआ है, मोहित्स बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट अमंग देम। मतलब कहना से मोहित ने 110 रुपीज पे किए होंगे, तो उसकी जो आइटम है उसकी कॉस्ट क्या होगी, 100 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, बट उसका फाइनल जो कॉस्ट था वो 110 था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड वेज थाली दैट हैड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 90। तो हमें सीधा सीधा बताया है कि वेज थाली मोहित ने ऑर्डर किया जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 90 थी और फाइनल कॉस्ट 110 थी। तो जो भी हम टेबल बनाएंगे सीधा पहला ये पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मुकेश बैंक अकाउंट वाज लेस देन 70 बट मोर देन दैट फ्रॉम द अमाउंट दैट डेबिटेड फ्रॉम द फ्रेंड्स अकाउंट हु हैड ऑर्डर्ड बर्गर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट लग रहा है, साइड में रख देंगे। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मलाई चाप वाज 30 रुपीज, तो ये मुझे पता चल गया, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हमें एक और चीज बताई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, both amount deducted and actual cost were same for 4 food items। दोस्तों एग्जैक्टली 4 आइटम ऐसी है जिसके लिए एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइनल कॉस्ट दोनों सेम है। तो बाकी के जो आइटम्स है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइनल कॉस्ट अलग अलग है। तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें माइंड में रखना है, बार बार इसको रिफर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि टेबल कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोगों की बात है उनके हम नाम लिख सकते हैं और उसके सामने उन्होंने क्या आइटम ऑर्डर किए वो लिख सकते हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी और फाइनल प्राइस क्या थी वो लिख सकते हैं। लेकिन क्या नाम को फिक्स करके हमें उसके सामने मैच करना चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट वो फिक्स कर देता हूँ 30 से 100 और उसके सामने जिसने जो आइटम ऑर्डर करी होगी उसके नाम लिखता जाऊंगा, आइटम का नाम लिखता जाऊंगा और उसकी फाइनल कॉस्ट क्या है वो लिखता जाऊंगा। वो अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना आपने कैसे शुरू किया था। देखो हम या तो जो ये फ्रेंड्स है उनके नाम फिक्स करके उनके सामने प्राइसेस की वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को फिक्स करके लोगों के नाम, आइटम के नाम एंड फाइनल प्राइस को हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में दोनों तरीके हो जाते हैं। तो आपने कौन सा अप्रोच लिया वो बताना। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अब उसका एक रीजन है कि क्यों मैंने ओरिजिनल प्राइस को लिख दिया और बाकी सारे जो कॉलम्स है उसको खाली छोड़ दिया। अब बाकी के वैल्यूज में भरने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये फिक्स है और ये मुझे पता है और इससे मेरे लिए बाकी का डेटा निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो जैसे जैसे हम सेट में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ रियलाइज होगी। कैट एग्जाम में भी आपके पास में आपको ऐसे ही लेवल के सेट दिए जाते हैं और वहाँ पे क्रिटिकल ये हो जाता है खास करके जब केसलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है कि आप कैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्या स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम बार बार ऐसे सेट सॉल्व करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको ग्रिप आ जाएगा। चलिए, तो अब समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने ओरिजिनल प्राइस तो फिक्स कर दी, जो पॉइंट हमें सीधे सीधे दिए थे, देखो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसाइज वे में लिख दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मैं लिख दूंगा कि मैक्सिमम इंक्रीज इज 20, वो तो हमें पता है। मोहित्स अकाउंट डेबिटेड हाईएस्ट अमाउंट, ऑर्डर्ड वेज थाली, एक्चुअल कॉस्ट 90। तो गाइज जो मोहित है उसने 90 रुपीज़ वाली आइटम ऑर्डर करी थी, वो क्या था, वेज थाली थी, और उसका अकाउंट 110 रुपीज़ से डेबिट हुआ था, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, फिर हमें एक और चीज़ पता है कि जिसकी प्राइस 30 थी उसकी फाइनल प्राइस 50 हो गई। ठीक है, फिर हमें एक और चीज़ बताइए कि द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मलाई चाप वॉज 30। तो गाइज ओरिजिनल प्राइस मतलब एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, राइट। तो ये क्या आइटम था, मलाई चाप था। ओके, तो जो भी पॉइंट मैंने ले लिया उसको मैं टिक करता जाऊंगा कि ये पॉइंट मैंने ले लिया। मुकेश अकाउंट एंड ये वाला हमने ये पॉइंट हमने नहीं लिया है। देखो ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मुकेश अकाउंट वाज डेबिटेड बाय अमाउंट लेस देन 70 बट मोर देन दैट हु हैड ऑर्डर्ड बर्गर। ठीक है, अब बर्गर जिसने ऑर्डर किया था उसका अकाउंट जिस अमाउंट से डेबिट हुआ उससे ज्यादा अमाउंट से मुकेश का अकाउंट डेबिट हुआ है, बट वो लेस देन 70 है। तो दोस्तों लेस देन 70 यहां पे मेरी क्या प्राइसेस आएगी, फाइनल प्राइस में लेस देन 70 क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिसने बर्गर ऑर्डर किया होगा तो उसका फाइनल प्राइस जो है वो आपका 50 होना चाहिए, और इसीलिए मुकेश का अकाउंट जो है वो फाइनली 60 रुपीज से डेबिट हुआ होगा। तो अगर मैं मुकेश ने जो आइटम ऑर्डर करी थी उसकी फाइनल प्राइस 60 लेता हूं तो ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें वो पूरा तभी सेटिस्फाई होगा। एक बार लगे तो वापस से इसको पढ़ो और देखो कि जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि बर्गर की फाइनल प्राइस 50 रुपीज होनी चाहिए। अब क्या ये बर्गर होना जरूरी है, नहीं। जो 40 रुपए वाली आइटम है उसकी भी 50 हो सकती है, जो 50 रुपए वाली आइटम है उसकी भी 50 हो सकती है, हमें नहीं पता है कि क्या है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज पता चल गई कि मुकेश का अकाउंट 60 रुपए से डेबिट हुआ था और बर्गर यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने लिख के रखा कि मुकेश का जो फाइनल कॉस्ट है, फाइनल प्राइस है वो 60 है और बर्गर का फाइनल प्राइस 50 है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। देखो ये सेट है ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट लगता है। आपने भी इसको ट्राई किया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना आपको कितना टाइम लगा और आप इस सेट को कैसे रेट करोगे। एक गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, जब भी वो सेट समझ लेते हैं फिर कमेंट्स में लिखते हैं सर ये तो काफ़ी इजी था। तो गाइज उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है कि कितना समझने में आसान था सेट। एक फैकल्टी मतलब मेरा काम ये होता है कि आपके लिए चीज़ों को आसान करना। तो कोई भी सेट आप समझ लोगे शायद आपको इजी लगेगा, लेकिन समझने से पहले आपको क्या दिक्कत आई उसके बेसिस पे आप जज करोगे और कमेंट्स में मुझे बताओगे कि कैसा लगा आपको ये सेट, क्या ये ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। ओके, now friend whose account was debited by 50 had ordered item whose actual cost was more than that of item ordered by friend whose bank account was debited by 60। देखो ये पॉइंट को भी मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ बट अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये एक रन ऑन सेंटेंस है, काफी लंबा वाला पॉइंट है, इसको साइड के लिए रखते हैं तो बाद में इसको हम देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वाज सेम फॉर 4 फूड आइटम्स। 4 आइटम ऐसे हैं जिसके लिए एक्चुअल कॉस्ट एंड अमाउंट डेबिटेड वर सेम। अब देखो यहाँ पे 30 रुपीज वाली जो आइटम है उसकी तो 50 हो गई, तो ये तो डेफिनेटली अलग है। सिमिलरली फाइनल प्राइस आपकी शुरू ही 50 से हो रही है, तो 40 रुपीज वाले की फाइनल प्राइस क्या होगी, 40 या 50 या 60 होगी। डू यू ऑल एग्री, क्योंकि 40 रुपीज किसी की फाइनल प्राइस है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आइटम आएगा उसकी फाइनल प्राइस आपकी 50 या 60 है, ये 50 या 60 है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये दो आइटम की फाइनल प्राइस तो सेम नहीं है। सिमिलरली 90 रुपीज वाली आइटम 110 वाली है। ठीक है, और एक और चीज मुझे पता चल रही है कि 80 रुपीज वाली कोई फाइनल प्राइस नहीं है। तो जो आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट 80 थी उसकी फाइनल कॉस्ट क्या होगी, कहने से यहाँ पे 90 या 100 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी के जो आपके 4 आइटम्स है, 1 2 3 और 4 आइटम्स,
कैन आई से उसकी फाइनल प्राइस एज इट इज रहनी चाहिए, क्योंकि हमें 4 आइटम की फाइनल प्राइस तो एज इट इज रखनी है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, सो मैं यहां पे ये चीज लिख देता हूं, ये 100 हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, यस, राइट। सो ये वैल्यू आपका 100 आ जाएगा। ओके, अब एक और चीज यहां पे थोड़ा सी गौर करनी है। देखो सेट के अंदर ऑब्जर्वेशन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए कि यार किसी ना किसी आइटम की फाइनल प्राइस तो 90 है, तो इनमें से किसी की भी 90 नहीं हो सकती। किसकी 90 हो सकती है? सिर्फ इसकी हो सकती है। तो यहां पे 100 नहीं आ सकता, यहां पे सिर्फ 90 आ सकता है। समझ में आया? तो मेरे पास में ऑलमोस्ट सारे के फाइनल प्राइसेस आ गए, सिर्फ ये एक आइटम बचा है जिसका फाइनल प्राइस मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। सो अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वाज सेम फॉर 4 आइटम्स एंड मनदीप्स अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹100 हु हैड ऑर्डर्ड कुलचा। तो गाइस जिसका 100 रुपीज से अकाउंट डेबिट हुआ है वो कौन है? वो मनदीप है। और उसने क्या ऑर्डर किया था? उसने कुलचा ऑर्डर किया था। तो ये मुझे पता चल गया। तो इस तरीके से मैं आइटम लोगों के नाम भी लिखते जाऊंगा। The actual price of items by Manish and Manoj were ₹40 and 80 respectively. तो मनीष ने जो आइटम ऑर्डर करी थी उसकी एक्चुअल प्राइस 40 थी, तो यहाँ पे मनीष आ जाएगा। एंड मनोज ने जो आइटम ऑर्डर करी थी उसकी फाइनल उसकी एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस उसकी 80 रुपीज थी। तो ये पॉइंट भी मेरा हो गया। ठीक है, सो ये हमने कर लिया। फिर ये पॉइंट को देखो, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम बाय मंदार वाज लेस देन दैट ऑर्डर्ड बाय मनीष। ठीक है, सो मनीष ने जो ऑर्डर किया था उससे मंदार की प्राइस कम थी। अब दोस्तों ऐसा कब हो सकता है? देखो फाइनल प्राइस हमारी शुरू ही 50 से हो रही है और मनीष से मंदार की फाइनल प्राइस कम है, तो कहने से मनीष की 50 हो ही नहीं सकती, मनीष की 60 होनी चाहिए। तभी मैं कह सकता हूं कि मंदार की 50 होनी चाहिए। ठीक है, सो मुझे यहां पे पता चल गया कि मंदार की फाइनल प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। अब मंदार यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, तो हमें अब तक तो नहीं पता है, तो आगे पता चलेगा हमें। ठीक है, द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हु हैड ऑर्डर्ड इडली वाज डिडक्टेड बाय हायर अमाउंट देन दैट ऑफ द फ्रेंड हु हैड ऑर्डर्ड डोसा बट बाय लेसर अमाउंट देन दैट ऑफ द फ्रेंड हु हैड ऑर्डर्ड वेज रोल। तो गाइस यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल प्राइस की बात कर रहे हैं। पहले तो बैंक अकाउंट वॉज डेबिटेड, मतलब हम फाइनल प्राइस की बात कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि जो डोसा है, ठीक है, उसकी फाइनल प्राइस इडली से कम है, इडली से कम है, और इडली की फाइनल प्राइस जो है वो वेज रोल से कम है। तो वेज रोल से इडली की प्राइस कम है। क्या ये समझ में आया? तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास पे क्या ऑप्शन बचते हैं? ठीक है, तो कैन आई से डोसा आपका जो है वो कितने का होना चाहिए? क्या वो 50 का हो सकता है? हाँ, डोसा आपका डेफिनेटली 50 का होना चाहिए, है ना? 50, 60 एंड 70। ओके, सो डोसा आपका 50 का भी हो सकता है, तो इडली आपकी 60 की हो जाएगी, है ना? इडली आपकी 60 की हो जाएगी और वेज रोल आपका 70 या 90 की कोई सा भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। ओके गाइस, मुकेश की फाइनल प्राइस क्या थी? तो वो 60 रुपीज थी। तो जहां पे भी फाइनल प्राइस 60 आ रहा है वो कौन होगा? मुकेश होगा। तो एक जगह पे तो मनीष आ गया, तो कहने से फाइनल प्राइस 60 वाला मुकेश यहां पे आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये बात क्लियर है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा स्टक हो गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, वापस से पूरा एक एक पॉइंट पढ़ना शुरू करूंगा कि कहीं पे कोई चीज ऐसी है जो हमने मिस कर दी है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, बर्गर का फाइनल प्राइस 50 है, ये भी हमें पता है दोस्तों, बर्गर का फाइनल प्राइस 50 है। तो कहने से एक तो मलाई चाप है जिसका फाइनल प्राइस 50 है, तो दूसरा बर्गर यहां पे आ जाएगा। सो बर्गर का फाइनल प्राइस 50 है, तो बर्गर यहां पे आ गया। ये बात क्लियर है। अब हमारे पास में देखो बहुत ही सिंपल केस हो गया। कैन आई से मेरे पास में फाइनल प्राइस में कौन से बचे? 60, 70 एंड 90 बचे, बाकी सब में आइटम आ गए हैं। तो अब जो फाइनल प्राइस बचे हैं जिसमें आइटम नहीं पता है वो 60, 70 एंड 90 है। तो कहने से डोसा का फाइनल प्राइस 60 होना चाहिए, इडली का 70 होना चाहिए और ये 90 होना चाहिए। ये पॉइंट के लिए ये जो आखिरी पॉइंट है उससे हमें क्या पता चला था कि डोसा का जो फाइनल प्राइस है वो इडली से कम है और इडली का फाइनल प्राइस आपका वेज रोल से कम है। तो डेफिनेटली डोसा आपका यहां पे भी आ सकता है या डोसा आपका यहां पे भी आ सकता है। तो बचा क्या है आपका?
तो आपका बेबी कॉर्न बचा है BC, तो BC लिख देते हैं, ठीक है। और इडली आपका यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा MCBC हो गया यहाँ पे, ओके। और बचा क्या, वेज रोल आ गया, राइट, मलाई चाप एंड बेबी कॉर्न बाय द वे, राइट। तो ये हमने लिख दिया, तो हमें आइटम्स तो पता चल गया, बट ये दोनों हम नहीं डिसाइड कर सकते कि BC बेबी कॉर्न एंड डोसा का क्या प्राइस है। तो वो 40-60 या 60-60 भी हो सकता है, एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइनल प्राइस, राइट, ओके। अब हमारे पास में एक और चीज बची है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया गया हो, राइट, या so maximum increase is this one. Mohit's account debited with the highest item, Mukesh account less than 70 but more than that who had ordered the burger. The actual cost of malai chap was 30, तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक है ना, okay. And friend whose account was debited by 50 had ordered item whose actual cost was more than that of the item ordered by friend whose bank account was debited by 60. So ये point तो I think अपने आप ही यहाँ पे set हो रहा है, तो मुझे शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मनदीप बचा है मंदार, करेक्ट। सो गाइस फाइनल प्राइस जो मंदार है उसका 50 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जगह कहाँ पे बची है, सो दो जगह पे जगह बची है, दो जगह पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी मंदार आ सकता है, यहाँ पे भी मंदार आ सकता है ना, ओके। हाँ, बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम बाय मंदार वाज लेस देन दैट ऑर्डर्ड बाय मनीष। सो मनीष का तो हमने 60 लिख दिया है, ओके। सो अभी हमारे लोग कौन बचे हैं, तो एक तो मंदार बच गया है, मंदार का हमें पता है, मोहन बचा है एंड विनोद बचा है, ठीक है, राइट। सो मोहन, मंदार एंड विनोद, ओके। सो द फ्रेंड whose account was debited by 50 had item, तो हमें शायद यही पॉइंट यूज करना पड़ेगा। फिर एक बार देख लेते हैं ये पॉइंट का क्या कुछ मतलब निकलता है। सो मुकेश की फाइनल प्राइस हमें पता चल गई, ये इरेज कर देते हैं। बर्गर भी हमने लिख दिया, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। चलो लेट्स लुक एट दिस पॉइंट गाइस। फ्रेंड हुज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाई ₹50 हैड ऑर्डर्ड आइटम whose actual cost was more than that of the item ordered by the friend whose bank account was debited by 60। ठीक है, अब सुनो यहां पे ध्यान से, एक फ्रेंड है जिसका बैंक अकाउंट 50 से डेबिट हुआ है, तो 50 वाले कौन से है, कह रहे से मलाई चाप एंड बर्गर, ये दो चीजें हैं जिसकी फाइनल प्राइस 50 थी। तो उसके बारे में क्या कहा है कि हैड ऑर्डर्ड द आइटम हुज एक्चुअल कॉस्ट वाज मोर देन दैट ऑफ द आइटम ऑर्डर्ड बाय द फ्रेंड हुज बैंक अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 60। तो गाइस 60 रुपीज जिसका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था उससे ये 50 रुपीज जो है ना वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। तो गाइस वो क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है, ठीक है ना, वो यही हो सकता है, राइट। Friend whose bank account was debited by ₹50 had ordered item whose actual cost was more than that of the item ordered by the friend whose bank account was debited by 60। तो ये तो obvious है, ये तो हमें पता ही है। Amount deducted and actual cost was same for 4 food items। Mandeep's account was debited by ₹100 who had ordered kulcha, ये भी हो गया। The actual price of item by Manish and Manoj were 40 and 80 respectively, तो ये भी हो गया। The actual cost of item by Mandar was less than that by Manish, ठीक है। हाँ गाइस, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम बाय मंदार वाज लेस देन दैट बाय मनीष। सो गाइस मनीष की एक्चुअल कॉस्ट 40 है, तो मंदार की कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो इससे मुझे पता चला मंदार यहाँ पे आएगा। सो आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट यार, शायद आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा। आई मिस दिस पॉइंट, राइट, ओके। तो अभी हमें क्लियर हो गया। तो बच्चे कौन है, दो लोग बचे, मोहन एंड विनोद। तो गाइस मोहन और विनोद यहाँ में कहीं पे भी आ सकते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस क्योंकि हमने सारे पॉइंट यूज कर लिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो फटाफट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस जैसे पहला क्वेश्चन है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ डोसा, एज आई सेड इट कैन बी 40 और 60, सो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो हु हैड ऑर्डर्ड वेज रोल, सो कहने से मनोज हैड ऑर्डर्ड द वेज रोल। देखो वेज रोल किसने ऑर्डर किया है, मनोज, कैन यू सी दिस। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
द एक्चुअल प्राइस ऑफ बर्गर एंड इडली टुगेदर, तो कहने से बर्गर वॉज एक्चुअल प्राइस 50 एंड इडली का एक्चुअल प्राइस 70 है, तो 120 आ जाएगा। देख सकते हो आप दोस्तों, बर्गर 50 एंड इडली 70 एक्चुअल कॉस्ट, तो वो 120 आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मंदार्स अकाउंट वॉज, तो गाइस मंदार का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हुआ था? 50 रुपीज से, जो पहला वाला था मलाई चाप जिसने ऑर्डर किया था, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंदार का अकाउंट 50 रुपीज से डेबिट हुआ था। सो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सेट समझ में आ गया है, करेक्ट है। सो इस तरीके से जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ऐसे सेट को टैकल कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द एक्चुअल कैट लेवल, ठीक है। कैट के ज्यादातर सेट इस लेवल के होते हैं। इससे एक आध सेट शायद जो आपके 4 या 5 सेट आते हैं, तो उसमें से एक सेट इससे ऊपर का लेवल का होगा और एक दो सेट इससे नीचे के लेवल के भी आते हैं, राइट। सो आपको इस लेवल को टारगेट करना है। सो उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जैसा मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था, सारी चीज़ें कमेंट्स में जरूर से लिखना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज गाइस। सी यू इन द अदर वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस।